वो इस बात को जानता था कि अगर एथेंस को ग्रीक अलायंस से निकाल के पर्शियन एम्पायर के साथ मिला लिया जाए तो स्पार्टा और उसके ग्रीक एलाइज कुछ नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से उस मैसिडोन अब पर्शियन एम्पायर के कब्जे में था। तो अलेक्जेंडर खुद पर्शियन एम्पायर के मैसेंजर बनके एथेंस में गए और उनको कहा कि आपको पर्शियंस जानते थे कि ग्रीक अलायंस की सेना कहां से पानी ले रही है और अगर उस पानी की सप्लाई को पूरी तरह बंद कर दिया जाए तो ये सेना एक बार ऑलरेडी एथेंस को तबाह कर चुके थे, पर इसके बाद फिर से उसने ऑर्डर दिया कि पूरी तरह एथेंस को जला देना है। और उस जब 480 बीसी में पर्शियन एम्पायर के राजा जर्सिस ने ग्रीस को इन्वेड किया तो शुरुआत में वो एक एक करके सारे सिटी स्टेट को जीतते हुए जा रहे थे, पर कुछ महीनों के बाद बैटल ऑफ सलामीज होता है जिसमें पर्शियन नेवी को बहुत बड़ी हार मिली और उसका बहुत सारा हिस्सा तहस नहस हो गया। पर अभी भी पर्शियन आर्मी ज्यादातर इंटैक्ट थी और ग्रीस में ही थी और इसका सिर्फ एक मकसद था, पूरे ग्रीस के ऊपर पर्शियन झंडा लहराना। और इसी वजह से पर्शियन आर्मी और ग्रीक एलाइड आर्मी में एक फाइनल शोडाउन हुआ जिसको कहते हैं बैटल ऑफ प्लेटेया। मैंने एक ग्रेको पर्शियन वॉर्स की मिनी सीरीज बनाई है, ये उस मिनी सीरीज का एपिसोड नंबर 4 है। इसके पिछले वाले एपिसोड्स में मैंने बाकी वॉर्स के बारे में बात की है, जैसे बैटल ऑफ मैराथन, थर्मोपली और सलामीज, और उन सारे बैटल्स के वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। कहानी शुरू होती है 480 बीसी से। ये वो साल था जब पर्शियन एम्पायर के राजा जर्सिस अपनी विशाल सेना लेके ग्रीस के अंदर आ चुके थे और एक एक करके ग्रीक सिटी स्टेट्स को जीत रहे थे, कहीं जंग करके, कहीं बातचीत से, कहीं डिप्लोमेसी से। जर्सिस अपने साथ एक विशाल सेना के साथ साथ एक बड़ी नेवी भी लेके आए थे और उनका सपना यह था कि पूरे ग्रीस के ऊपर पर्शियन एम्पायर का झंडा लहराए। और यह काम जर्सिस को उतना मुश्किल नहीं लग रहा था, क्योंकि जैसे पर्शियन एम्पायर एक सेंट्रलाइज एम्पायर था जिसके एक राजा थे जर्सिस, वैसे ग्रीस में ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका एक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर नहीं था, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे टेरिटरीज थे और सारी टेरिटरीज को हम सिटी स्टेट्स कहते हैं और उन सबके एक एक लीडर होते थे और ये सब लोग इंडिपेंडेंट थे। और सबसे बड़ी समस्या की बात यह थी कि इन सब लोगों में एकता नहीं थी। इन सब में ये फीलिंग नहीं थी कि हम सब लोग ग्रीस के निवासी हैं और हम सबको मिलकर रहना चाहिए और फॉरेन इन्वेजन से एक साथ मिलकर डट के लड़ाई करनी चाहिए। सारे ग्रीस के अंदर दो बड़े सिटी स्टेट थे जो ज्यादा पावरफुल थे और उनका ही सबसे ज्यादा रुतबा था ग्रीस के अंदर। इसमें एक था स्पार्टा और एक था एथेंस। अब कमाल की बात यह है कि एथेंस ने इसके 10 साल पहले ऑलरेडी एक छोटी पर्शियन आर्मी का सामना किया था बैटल ऑफ मैराथन में और उस लड़ाई में उन्होंने पर्शियन सेना को हराया भी था, पर ये लड़ाई थोड़ी छोटे लेवल पे हुई थी। और ये जो अभी जर्सिस अपनी पर्शियन सेना लेके आया था, ये बहुत विशाल सेना लेके आया था और एथेंस के पास अपने सिटी स्टेट में इतनी सेना नहीं थी कि वो अकेले उनका सामना कर सके। इनफैक्ट सारे ग्रीस के एलाइज को मिला भी लिया जाए फिर भी उनकी सेना, ऐसा कहा जाता है कि पर्शियन सेना से कम थी। और इसीलिए जब जर्सिस अपनी आर्मी को लेकर नॉर्दर्न ग्रीस से नीचे आना स्टार्ट किया तो एक एक करके सारे सिटी स्टेट्स उसके सामने घुटने टेक दे रहे थे। इसीलिए इस बार एथेंस इस बात को जानते थे कि पिछली बार हमने मैराथन में हरा दिया था इनको, बट इस बार पूरे ग्रीस को इकट्ठा होना पड़ेगा, तब शायद हमारे पास कोई चांस है पर्शियन आर्मी को रोकने का। और जैसा मैंने कहा, ग्रीस में एथेंस के अलावा दूसरा बस एक ही पावरफुल सिटी स्टेट था और वो था स्पार्टा। स्पार्टा पूरे ग्रीस के अंदर इतना ताकतवर इसलिए था क्योंकि उनकी आर्मी की बहुत अच्छी रेपुटेशन थी। सब ऐसा मानते थे कि इनकी आर्मी इनविंसिबल है। अब अगर आप ग्रीस के मैप को देखें उस जमाने के, तो आप देखेंगे कि स्पार्टा बहुत नीचे है साउथ में और ये जो इन्वेजन जर्सिस लेके आ रहा था, ये ऊपर से वो अटैक कर रहा था। तो स्पार्टा की लीडर से सोच रहे थे कि हमको जितना समय हो सके इस इन्वेजन से दूर रहना है और इन लड़ाइयों में हमको पड़ना नहीं है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये ग्रीस सिटी स्टेट्स के अंदर वो एकता नहीं थी, तो सब सोचते थे कि हम बचे रहें और हमको लड़ाई में इन्वॉल्व ना होना पड़े, और स्पार्टन लीडर्स भी बिल्कुल वही कर रहे थे। पर जब जर्सिस अपनी सेना लेके आगे बढ़ते ही जा रहे थे और एक एक करके ग्रीस सिटी स्टेट्स हार रहे थे, तब जो बाकी सिटी स्टेट थे जो भी बचे हुए थे, उन्होंने मिलके एथेंस के साथ प्रेशर डाला स्पार्टा के ऊपर और उनको कहा कि आपको अपनी सेना अब भेजनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए फिर स्पार्टा ने अपनी तरफ से सिर्फ 300 फौजियों को भेजा और उनको कहा कि थर्मोपली में जो ऊपर से पर्शियन आर्मी आ रही है उनको जितनी देर तक हो सके उनको रोका जाए। तो स्पार्टा से 300 फौजी गए थे और बाकी ग्रीक एलाइज ने भी कुछ कुछ फौजी अपने भेजे थे और वहीं पे द बैटल ऑफ थर्मोपली हुआ था, जो मेरा इस सीरीज का एपिसोड नंबर 2 है। और उस लड़ाई में स्पार्टन किंग लियोनाइडस की मौत हो गई थी और इस लड़ाई में ग्रीक एलाइड सेना की स्पार्टन्स की हार हुई थी। जब थर्मोपली में ये लड़ाई चल रही थी, बिल्कुल उसके साथ साथ पैरेलली थर्मोपली से 40 मील दूर एक और जगह है आर्टिमिजियम, वहां पे भी एक लड़ाई चल रही थी, पर ये लड़ाई नेवल बैटल थी जिसमें ग्रीक फ्लीट ने उस बड़ी पर्शियन फ्लीट को रोकने की कोशिश की थी। और ये लड़ाई क्योंकि पैरेलली चल रही थी, तो जब आर्टिमिजियम में पता चला कि स्पार्टन किंग लियोनाइडस की मौत हो गई है और यहाँ पे अब पर्शियन सेना जीत चुकी है,
तो यहाँ पे जो ग्रीक फ्लीट थी आर्टिमिजियम में, वो वहां से रिट्रीट करके नीचे की तरफ आ गई और सलामीज में आके इकट्ठे हो गए। फिर सलामीज में एक बहुत बड़ी नेवल बैटल हुई जिसके बारे में मैंने एपिसोड 3 में बताया है, जिसको बैटल ऑफ सलामीज कहते हैं। और इस लड़ाई में ग्रीक्स को एक अनएक्सपेक्टेड और एक डिसाइसिव विक्ट्री मिली पर्शियन फ्लीट के अगेंस्ट। इस लड़ाई में लगभग 200 से ज्यादा पर्शियन शिप्स को ग्रीक्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया या कैप्चर कर लिया। यह हार जर्सिस के लिए बहुत ही बड़ी और बहुत अनएक्सपेक्टेड हार थी, क्योंकि वो सोच के आए थे कि हम जब ग्रीस के अंदर इन्वेड करेंगे तो कुछ ही महीनों के अंदर सारा ग्रीस जो है वो पर्शियन एम्पायर के कंट्रोल में आ जाएगा, पर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा था। और ये जो सलामीज की लड़ाई थी ये सितंबर 479 बीसी में हुई थी, और सितंबर के आगे आने वाले जो महीने थे उनमें सर्दी आने वाली थी। और जर्सिस और उसके सारे मिलिट्री एडवाइजर्स इस बात को जानते थे कि कोई भी बड़ा मिलिट्री कैंपेन जिसमें आपको फोर्सेस को मूव करना है वो सर्दी के महीने में करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए फिर जर्सिस के मिलिट्री एडवाइजर्स ने उनको ये राय दी कि आपको अपनी कुछ सेना लेके यहां से लौट जाना चाहिए। और बहुत सोच विचार करने के बाद जर्सिस ने यह निर्णय लिया कि वो अपनी सेना को 2 भाग में बांट देगा। एक भाग को तो वापस लेके चले जाएगा सार्डिस, जहां से वो आया था, जहां से इन्वेजन शुरू हुआ था, और जो दूसरा भाग है उसको वो यहीं ग्रीस में छोड़ेगा। और उसका ये पर्पस होगा कि आगे आने वाले महीनों में जब सर्दी खत्म हो जाएगी उसके बाद वो वापस अपना जो कैंपेन है उसको रिज्यूम करेंगे और ग्रीक सिटी स्टेट्स को एक एक करके हराएंगे। और ये जो सेना का हिस्सा था उसका जो सेकंड पार्ट था, इसका कमांडर उसने बनाया मार्डोनियस को। मार्डोनियस एक पर्शियन नोबलमैन का बेटा था और जर्सिस का रिश्तेदार भी था। ऐसा कहा जाता है कि ग्रीस को इन्वेड करने के लिए जर्सिस को मार्डोनियस ने ही उकसाया था। उसने ही कहा था कि आपको अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करना चाहिए, और उसी के बाद जर्सिस ने ये इन्वेजन लॉन्च किया था। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ये कहते हैं कि मार्डोनियस की ये इच्छा थी कि एक बार ग्रीस को हरा दिया जाए तो पूरी ग्रीस की एक सेट्रैपी बन जाएगी, क्योंकि पर्शियन एम्पायर के अंदर अलग अलग सेट्रैपीज होती थी और उन सेट्रैपीज के एक लीडर होते थे जिनको सैट्रप कहते थे। तो ग्रीस की जब सेट्रैपी बनेगी तो उसके सैट्रप बनेंगे मार्डोनियस, और इस तरह से वो पूरे ग्रीस के ऊपर अकेले राज करेंगे। अल्टीमेटली जर्सिस के नीचे रहेंगे बट ग्रीस के ऊपर राज उनका रहेगा। ये इच्छा थी मार्डोनियस की, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप अपनी जो सेकंड आर्मी आप यहाँ छोड़ रहे हो उसका कमांडर मुझे बनाओ और मैं आपको यहाँ पे जीत लेके दिखाऊंगा। और हालांकि बैटल ऑफ सलामीज में पर्शियन नेवी की हार हुई थी, पर यह लड़ाई नेवल बैटल थी और इसी वजह से इसमें पर्शियन आर्मी का इन्वॉल्वमेंट रिलेटिवली कम था। और इसीलिए जो यहाँ पे आर्मी मार्डोनियस के पास थी वो अभी इंटैक्ट थी, और इस आर्मी को लेके ठंडी के महीनों में मार्डोनियस यहाँ से चला गया थेसली, और वहां पे जाके उसने अपना विंटर कैंप लगा लिया। इसी सब के दौरान मार्डोनियस ने एक और पैतरा चला। वो इस बात को जानता था कि सारे ग्रीक सिटी स्टेट्स में स्पार्टा और एथेंस ही ज्यादा पावरफुल हैं। स्पार्टा की आर्मी बहुत पावरफुल है और एथेंस की नेवी। बहुत सारे सिटी स्टेट्स को तो ऑलरेडी पर्शियन आर्मी हरा चुकी थी और वो अब पर्शियन कंट्रोल के अंदर थी, और जो बचे थे उनमें से भी कुछ ऐसे थे जो पर्शियन आर्मी से मिलने की, उनके साथ एलाय होने की बात कर रहे थे। मार्डोनियस से जानता था कि एथेंस की नेवी पावरफुल है, और वो ये भी जानता था कि सिर्फ एथेंस के पास ही पूरे ग्रीस की सबसे बड़ी नेवी है। तो अगर एथेंस को इस ग्रीक अलायंस से निकाल के पर्शियंस के साथ मिला लिया जाए तो ये जो ग्रीक अलायंस है इसमें बस एक ही पावर बचेगी, स्पार्टा, और उनको हम हरा सकते हैं। इसीलिए मार्डोनियस की ये चाल थी कि किसी तरह से एथेंस को यहां से निकाल लिया जाए। इसीलिए फिर एथेंस को अपने साथ मिलाने के लिए मार्डोनियस ने मैसिडोन के लीडर अलेक्जेंडर द फर्स्ट को बुलाया। ध्यान रखिए कि वो अलेक्जेंडर नहीं है जिसने आगे जाके फिर पर्शियन एम्पायर को हराया था, ये उनके बहुत पहले की बात है। अलेक्जेंडर को उन्होंने कहा कि आप एथेंस में जाओ और उनको हमारा मैसेज दो। मैसिडोन ऐसे तो एक ग्रीक सिटी स्टेट था, बट अब वो पर्शियन एम्पायर के कंट्रोल के अंदर था, तो इसीलिए अलेक्जेंडर अब एथेंस के लीडर्स के पास गए और उनको मार्डोनियस का मैसेज दिया। मैसेज कुछ ये था, अगर एथेंस इस ग्रीक अलायंस को छोड़ के पर्शियंस के साथ मिल जाए तो जो पर्शियंस ने कुछ महीनों पहले एथेंस को जलाया था उसमें जो भी उनके नुकसान हुआ था उसकी पूरी भरपाई पर्शियंस करेंगे, उसको रीबिल्ड करने के लिए, वापस एथेंस को बनाने के लिए हेल्प करेंगे, और उसके साथ साथ एथेंस की जितनी भी टेरिटरीज हैं, जितने भी उनके एरियाज हैं उनको वापस करेंगे। और इनफैक्ट एथेंस के अंदर भी जिस तरह से पॉलिटिक्स चलती है उसमें भी पर्शियंस कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो एथेंस के लिए इससे अच्छी डील हो नहीं सकती थी, और इसीलिए अलेक्जेंडर ने भी एथेनियन लीडर्स को कहा कि आपके लिए ये डील अच्छी है, इसको आप एक्सेप्ट कर लो। इस प्रस्ताव को सुनने के बाद एथेनियन लीडर्स ने कहा कि इस प्रस्ताव को तो ऑब्वियसली नहीं मानेंगे, पर यह भी कहा कि मार्डोनियस को बता दो जाके कि जब तक वो अपनी आर्मी को लेके यहाँ पे है तब तक एथेनियन नेवी और एथेनियन आर्मी दोनों उनके नाक में दम करके रखेंगे। जब ये बात मार्डोनियस को पता चली तो ऑब्वियसली बहुत गुस्सा हुआ और उसने कहा कि अब एथेनियंस को सबक सिखाना पड़ेगा। अपनी आर्मी को लेके वापस उसने साउथ की तरफ मार्च किया और एथेंस के दरवाजे पे पहुंच के जब उसको कुछ फौजी नजर आए तो वहां पे उनसे लड़ाई हुई और बहुत आसानी से मार्डोनियस की सेना ने एथेनियंस को वहां पे हरा दिया और एक बार फिर से एथेंस के ऊपर कब्जा कर लिया।
और जो एथेंस में लोग रह रहे थे वो भाग के फिर से सलामिस की तरफ चले गए। तो ये दूसरी बार था जब पर्शियन आर्मी ने एथेंस को पूरी तरह से कब्जा किया था। पहली बार जब कब्जा किया तो जला दिया था, इस बार कब्जा करके वो लोग वहां पे वेट कर रहे थे कि अब एथेनियंस कुछ रिस्पॉन्ड करेंगे। अब क्योंकि एथेंस के सारे लोग भाग के सलामिस चले गए थे और मार्डोनियस एथेंस के अंदर था, तो यहां से उसने सलामिस फिर से एक मैसेंजर को भेजा और कहा कि देखो अब हमने तुम्हारे शहर पे फिर से कब्जा कर लिया है और तुम्हारे पास ये लास्ट ऑप्शन है, तुम हमारी डील मान लो, हम तुमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुम सब वापस यहाँ पे आ सकते हो। जब यह मैसेज अब एथेनियंस के पास पहुंचा तो वो ज्यादा डेस्परेट सिचुएशन में थे, क्योंकि अब वो एथेंस में नहीं थे, अब वो सलामिस में थे। तो यहां से उन्होंने फिर स्पार्टन्स के पास एक मैसेज भेजा, अपने मंत्रियों को भेजा और स्पार्टन्स को कहा कि देखो भाई, अब सारे जो पर्शियन आर्मी का जो सारी ताकत है वो हमारे ऊपर आ रही है और हम अगर पर्शियन से मिल गए तो तुमको सारा हैंडल करना पड़ेगा और तुम अकेले नहीं कर पाओगे। स्पार्टन्स को कहा उन्होंने कि हमको तुम्हारी मदद की जरूरत है। पर जो स्पार्टन लीडर्स थे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि उनको ग्रीक यूनिटी को लेके कुछ खास पड़ी नहीं थी और वो सोच रहे थे कि हम इस लड़ाई से बचे रहें। पर अब एथेनियंस बहुत धमकी दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो नहीं भेज पाएंगे, अभी हमारा एक रिलीजियस फेस्टिवल चल रहा है। पहले भी एक रिलीजियस फेस्टिवल था जब उन्होंने थर्मोपोली में सिर्फ 300 लोगों को भेजा था, और अभी उनका हायन सिंथस नाम का एक दूसरा रिलीजियस फेस्टिवल चल रहा था और उसमें वो ये कहते थे कि इस फेस्टिवल के दौरान हम अपनी आर्मी को बाहर नहीं भेजते हैं। तो जो स्पार्टन्स थे वो बहुत घमंडी थे और उनको ऐसा लगता था कि वो बेस्ट वॉरियर्स हैं, पर कभी भी किसी ग्रीस की यूनाइटेड लड़ाई में वो शामिल होने से बचते थे। सलामीज में भी जो इतनी बड़ी नेवल बैटल हुई थी जिसमें ग्रीक्स जीते थे, उस लड़ाई में एथेनियंस ने 200 शिप्स दी थी और वहीं स्पार्टन्स ने कितनी दी थी? सिर्फ 16 शिप्स। कैन यू इमेजिन? और ये जो सलामीज की जो नेवल फोर्स थी उसके कमांडर एक स्पार्टन कमांडर ही थे। तो आप सोचिए कि उन्होंने शिप सिर्फ 16 दी पर पूरी ओवरऑल फोर्स को कमांड स्पार्टन्स नहीं किया था। तो उनका इतना घमंड था और इतना उनका वर्चस्व भी था एटलीस्ट सदर्न ग्रीस के एरिया में। तो ये जो एथेनियंस अभी स्पार्टन दरबार में थे वो उनको बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे और वो नहीं मान रहे थे और ऐसे करते करते 10 दिन गुजर गए। अब एथेनियंस ने कहा कि अब तुम जाओ भाड़ में, तुमको अपना सपोर्ट नहीं देना तो मत दो, हम जाके अब पर्शियन से मिल जाएंगे। और अब स्पार्टन्स को लग गया कि नहीं, ये तो सच में चले जाएंगे अब। तो फिर उन्होंने कहा फाइनली ठीक है, हम अपनी सेना यहाँ से भेजेंगे आपकी मदद करने के लिए और पर्शियंस को रोकने के लिए। और इस बार उन्होंने अपनी बड़ी सेना भेजी। अगर नंबर्स की बात करें तो उन्होंने 5000 स्पार्टिएटिस जो उनकी मेन फाइटिंग फोर्स थी उनको भेजा, उनके साथ 5000 लाइट इन्फेंट्री और उसके साथ उन्होंने बहुत सारे हीलेट्स यानी बहुत सारे गुलामों को भेजा था। तो अगर ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस की बात माने तो इस लड़ाई के लिए स्पार्टन्स ने अपनी तरफ से 45,000 लोगों को भेजा था। ये सारी एकदम कोर फाइटिंग फोर्स नहीं थी, इसमें से 5,000 हेवी इन्फेंट्री और 5,000 लाइट इन्फेंट्री, उसके अलावा जो थे वो तो गुलाम थे। बट फिर भी इतनी बड़ी फोर्स पहली बार स्पार्टा ने अपने एरिया से बाहर भेजी थी। ये बात जब मार्डोनिस को पता चली, जो एथेंस में बैठा था अभी, और वो समझ गया कि अब स्पार्टा ने एथेंस के साथ हाथ मिला लिया, अपनी आर्मी भेज रहे हैं, तो मार्डोनियस ने कहा कि अब भाड़ में जाए सारी संधि। उसने जो एथेंस की बची कुची इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो बिल्डिंग्स थी, उनको भी तबाह कर दिया और यहां से वो निकल गया। वो जानता था कि जो पर्शियन आर्मी है उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है पर्शियन कैवलरी यानी उनके घुड़सवार, और घुड़सवार आपके तभी इफेक्टिव होते हैं जब उनको बड़ा एरिया मिलता है, एक बड़ा मैदान मिलता है जहां वो पहले चार्ज कर सके एनिमी के ऊपर। क्योंकि अगर घुड़सवार हैं, अगर वो बहुत तेजी से चार्ज करके आते हैं और एनिमी पे अटैक करते हैं तो उनके मोमेंटम की वजह से जो आपका एनिमी है उसके फॉर्मेशन में बहुत डिस्ट्रप्शन आ जाता है। इसी वजह से मार्डोनिस चाहता था कि वहां पे अपनी आर्मी को लेके जाऊं जहां पे मैं इस ग्रीक एलाइड आर्मी का सामना एक प्लेन ओपन ग्राउंड में कर सकूं। तो इसीलिए वो एथेंस से निकल के थोड़ा नॉर्थ की तरफ बोएशिया में एक पर्टिकुलर जगह पे जाकर उसने अपनी आर्मी को सेट किया और पास में एक छोटा सा गांव था जिसको प्लेटिया कहते थे। और इसीलिए अब यहां पे जो लड़ाई हुई थी इसको बैटल ऑफ प्लेटिया कहा जाता है। अगर इस लड़ाई में पर्शियन आर्मी के नंबर्स की बात करें तो इसमें कोई एक फिक्स नंबर नहीं है, क्योंकि सारे हिस्टोरियंस अलग अलग अपना एस्टिमेट देते हैं। कुछ ने कहा था कि 60,000 थे, कुछ ने कहा था 1 लाख से ज़्यादा थे। तो ज़्यादातर जो एस्टिमेट्स हैं वो 70,000 से लेके 1 लाख की सेना के बीच में पर्शियन नंबर्स को बताते हैं, जिसमें से उनके पास कैवलरी भी थी लगभग 5,000 से 10,000 की और आर्चर्स भी थे। और ये जो पूरी सेना थी उसने उसको एक कैंप में डाला था एसोपोस नदी के उत्तरी किनारे पे, और वहां बैठ के वो सिर्फ वेट कर रहा था कि कब ग्रीक आर्मी जाए और सामने जो बड़ा मैदान है उस मैदान पे हम अपनी कैवलरी को लेके ग्रीक आर्मीज पे चार्ज करें। अब अगर यहाँ पे ग्रीक नंबर्स की बात की जाए तो इस लड़ाई में लगभग 60 से 80,000 ग्रीक फौजियों ने पार्टिसिपेट किया था। और ये जो पूरी ग्रीक फौज थी ये एक एलाइड फौज थी जिसमें स्पार्टन्स थे, एथेनियंस थे और भी ग्रीक सिटीजन्स थे। जो ओवरऑल सेना का कमांड था वो पॉसेनियस नाम के एक आदमी के पास था जो कि एक स्पार्टन था, और एथेंस की जो फौज थी उनका कमांडर था एरिस्टाइडस, जिसने बैटल ऑफ मैराथन में भी पर्शियन आर्मी का सामना किया था और उनको हराया था। ये सारी ग्रीक आर्मी मार्च करके एसोपोस नदी के सामने आके रुक गई और अब उनको 4 किलोमीटर दूर पर्शियन कैंप नजर आ रहा था।
तो ये जो दोनों सेनाएं हैं वो आमने सामने थी नदी के दोनों तरफ, और वो वेट कर रही थी कि कौन सी सेना पहला मूव करेगी। पहला अटैक फिर मार्डोनियस ने ही किया। उसने अपनी कैवलरी की एक यूनिट बनाई और उनको ये निर्देश दिया कि आप नदी क्रॉस करके इनके जो आगे वाले जो फ्रंट वाले ट्रूप्स हैं उनके ऊपर हमला करो। ये एक रेड होने वाली थी और ये जो पूरी पर्शियन कैवलरी यहाँ पे इकट्ठा हुई थी, उनके कमांडर थे मैसिस्टियस। मैसिस्टियस की अपने सोल्जर्स में बहुत अच्छी रेपुटेशन थी, बहुत बहादुर माने जाते थे और उन्होंने इस चार्ज को लीड किया। यहाँ पे ग्रीक आर्मी का एक पूरा फॉर्मेशन था और जिस हिस्से पे मैसिस्टियस ने अटैक किया वहां पे ना एथेनियंस थे और ना स्पार्टन्स थे, वहां पे मेगेरियंस थे और उस अटैक को मेगेरियंस ने ही झेला। मेगेरियंस ये बात देख रहे थे कि इनकी कैवलरी बहुत स्ट्रांग है और उनके अटैक को ज्यादा देर तक सह नहीं पाएंगे। तब इन्होंने एथेनियंस और स्पार्टन्स को कहा कि अगर आप हमको यहाँ पे आके रीइंफोर्स नहीं करोगे, रिलीव नहीं करोगे, तो हम यहाँ से हट जाएंगे और हम भी फिर पर्शियंस के साथ मिल जाएंगे। तो इसलिए फिर एथेनियन सोल्जर्स यहाँ पे आए और उन्होंने मेगेरियंस को रीइंफोर्स किया और उसके बाद फिर एथेनियंस ने इस कैवलरी के ऊपर काउंटर अटैक करना शुरू किया और इनमें से एक भाला जाके मैसिस्टियस की आंख में लगा और वो अपने घोड़े से गिर गया और उसके बाद उसको मार दिया गया। अपने कमांडर को गिरा हुआ देख के जो बाकी कैवलरी यूनिट थी उसका अटैक डिसोरिएंट हो गया और वो यहां से रिट्रीट कर गए। तो ग्रीस के लिए ये पहली छोटी सी जीत थी जिसमें उन्होंने मैसिस्टियस को मार दिया था और उसकी बॉडी को उन्होंने फिर एक कार्ट पे डाला और पूरी जो वहां पे ग्रीक सेना इकट्ठा हुई थी उसके सामने परेड किया, ये दिखाने के लिए कि हम पर्शियन कैवलरी का सामना कर सकते हैं। इसके बाद फिर ग्रीक आर्मी अब नदी के थोड़े से और पास गई। इनका फॉर्मेशन कुछ ऐसा था, स्पार्टन्स और टिगियंस ने एसोपोस रिज के किनारे राइट फ्लैंक संभाला, जबकि एथेनियंस लेफ्ट फ्लैंक पर एक पहाड़ी के पास तैनात हो गए। उनके बाकी के सारे एलाइज इन दोनों फ्लैंक्स के बीच में थे और थोड़े नीचे ग्राउंड पे थे। पर्शियंस अभी भी नदी के उत्तरी किनारे पे ही थे और इस फॉर्मेशन पे ये दोनों आर्मी सामने सामने रही और कुछ दिनों तक कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर इस डेडलॉक को तोड़ने के लिए मार्डोनियस ने एक और कैवलरी अटैक भेजा और इस बार उसका पर्पस था कि ग्रीक लाइंस को क्रॉस करके उनको घूम के उनके पीछे की तरफ से जो उनकी सप्लाई लाइंस है उस पर अटैक किया जाए और उनका ये अटैक कामयाब हुआ। उन्होंने ग्रीक सप्लाईज को जो इस एरिया से आ रही थी उनको कैप्चर कर लिया। उसके बाद पर्शियन कैवलरी ने गार्गेफियन स्प्रिंग्स के एरिया पे कब्जा कर लिया। ये ग्रीक्स के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी क्योंकि इसी एरिया से वो अपनी पूरी सेना को पीने का पानी सप्लाई कर रहे थे और जब ये हिस्सा पर्शियंस के हाथ में आ गया तो समझ गए कि अब हमारी पोजीशन यहाँ पे सेफ नहीं है, हमको यहाँ से रिट्रीट करना पड़ेगा। पर उनका डिसीजन ये था कि वो रिट्रीट करेंगे रात के टाइम पे ताकि जो सामने पर्शियन सेना है उनको हमारा मूवमेंट नजर ना आए, पर ऐसा नहीं हुआ। पर्शियंस को उनका मूवमेंट नजर आ गया और जब मार्डोनियस ने देखा कि ग्रीक्स रिट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं तभी उसने अटैक करने का फैसला किया। देखिए, किसी भी आर्मी का सबसे वीक टाइम तब होता है जब वो रिट्रीट कर रहे हैं और रिट्रीट करते समय जरूरी होता है कि आपका एक रियर गार्ड हो, यानी आपकी फोर्स का एक छोटा सा हिस्सा हो जो रिट्रीटिंग आर्मी को सपोर्ट करे, उसको कवर दे। अगर आपकी सारी आर्मी एक साथ रिट्रीट करती है तो पीछे से आपके ऊपर अटैक किया जा सकता है क्योंकि उस एरिया में आप वल्नरेबल होते हो और यही यहां पे हो रहा था। रात के टाइम ये लोग रिट्रीट कर रहे थे और ये जो पूरी ग्रीक आर्मी थी एक एलाइड आर्मी थी, यानी अलग अलग ग्रीक सिटी स्टेट की आर्मी थी और इनमें कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं था, इसीलिए कंफ्यूजन की वजह से इनका रिट्रीट एक सही ढंग से नहीं हो रहा था और इसी के ऊपर फिर मार्डोनियस ने अटैक किया। स्पार्टन्स और टिगियंस के ऊपर पर्शियन कैवलरी और आर्चर्स ने हमला किया और दूसरी तरफ एथेनियंस का जो फैलेंक्स था उसके सामने अब थीबन फैलेंक्स था। अब थीब्स भी देखा जाए तो एक ग्रीक सिटी स्टेट था, बट थीब्स भी इस लड़ाई में पर्शियंस के साथ था। अब क्योंकि ग्रीक फाइटिंग स्टाइल था एक फैलेंक्स में लड़ाई करना। फैलेंक्स एक तरह का बैटल फॉर्मेशन होता है जिसमें आपके सारे सोल्जर्स लाइन में खड़े होते हैं और सबके पास एक शील्ड रहती है और वो शील्ड उनको कंधे से लेके घुटने तक कवर करती है। और क्योंकि सारे फौजी एक साथ बिल्कुल सट के एक लाइन में खड़े होते हैं इसीलिए किसी एनिमी पे उनके ऊपर एक साथ अटैक करना थोड़ा मुश्किल होता है। प्रॉब्लम ये हो रही थी कि एथेनियंस भी फैलेंक्स में थे क्योंकि वो ग्रीक्स थे और उनके सामने जो उनसे लड़ रहे थे वो भी ग्रीक्स थे, वो थीबन फैलेंक्स में थे। तो यहां पे जो लड़ाई हो रही थी ये बहुत ही भीषण थी और दूसरी तरफ स्पार्टन्स और टीबन्स पर्शियन आर्चर्स के एरोस का सामना करते रहे और धीरे धीरे करके उन्होंने फिर काउंटर अटैक करना शुरू किया। इस काउंटर अटैक को पूरा करने के लिए वो पर्शियन इन्फेंट्री के पास गए और जैसे वो पास पहुंचे एक झटके में जो सारा एडवांटेज है वो स्पार्टन्स और टिगियंस के पास आ गया। इसका रीजन ये था कि क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के लिए, यानी जब आप अपने एनिमी से बहुत पास जाके लड़ाई करते हैं, पास में उसको एंगेज करते हैं, उस सिचुएशन में सारा एडवांटेज ग्रीक्स के पास था क्योंकि उनका आर्मर बहुत अच्छा था। अगर आर्मर की स्पेसिफिकली बात करें तो एक स्पार्टन फौजी के पास एक हेलमेट था, फिर एक ब्रॉन्ज का ब्रेस्ट प्लेट था जो उनके आगे वाले हिस्से को कवर करता था, उसके बाद पैर को कवर करने के लिए उनके पास ग्रीव्स थे और ये सारा जो आर्मर था
वो क्लोज क्वार्टर फाइटिंग के लिए इनको बहुत बड़ा एडवांटेज देता था। और उसके साथ साथ स्पार्टन्स के पास एक बहुत बड़ी शील्ड होती थी जो उनको कंधे से लेके घुटने तक कवर करती थी। इसका डायमीटर था 37 इंच। उनके सामने जो पर्शियंस थे उनके पास आर्मर के नाम पे बहुत कम चीजें थी। उनके पास उतना अच्छा हेलमेट नहीं था, सामने जो उनके पास आर्मर था वो उतना स्ट्रांग नहीं था, और शील्ड जो उनकी थी वो विकर की थी, जिसको आसानी से एक स्पार्टन या कोई भी ग्रीक भाला भेद पाता था। इसी वजह से क्लोज क्वार्टर फाइटिंग के लिए पर्शियन सेना उतनी अच्छी नहीं थी। तो इसीलिए जब स्पार्टन्स और टिगियंस ने पास में जाके पर्शियन इन्फेंट्री को एंगेज किया तो एक झटके में सारा फायदा अब ग्रीक्स के पास था। इसी काउंटर अटैक के दौरान उन्होंने देखा कि मार्डोनियस भी इस लड़ाई के अंदर है और वो शामिल है लड़ाई में, बैटलफील्ड पे है। तब एक स्पार्टन फौजी ने एक भाले से हमला करके मार्डोनियस को अपने घोड़े से गिरा दिया। और जब पर्शियन इन्फेंट्री ने देखा कि हमारा कमांडर अपने घोड़े पे नहीं है तो एक झटके में पूरी पर्शियन इन्फेंट्री में अफरा तफरी फैल गई। दूसरी तरफ जो एथेनियन फैलेंक्स थीबन फैलेंक्स का सामना कर रहे थे वहां पे एथेनियंस की जीत हुई। और इस तरह से एक तरफ पर्शियन इन्फेंट्री और दूसरी तरफ थीबन इन्फेंट्री, ये सब लोग यहां से रिट्रीट कर गए। और ये समझ में आ गया कि इस बैटलफील्ड पे, बैटल ऑफ प्लेटिया में, अब ग्रीक जीत, ग्रीक एलाइज की जीत पूरी हो चुकी है। ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस से कहते हैं कि जिस दिन ये बैटल ऑफ प्लेटिया हुआ था उसी दिन यहां से सैकड़ों मील दूर एक माउंट माइकेल है, उसके पास भी एक ग्रीक एलाइड आर्मी और पर्शियन आर्मी के बीच में लड़ाई हुई थी जिसको बैटल ऑफ माइकेल कहते हैं। और उस लड़ाई में भी उसी दिन ग्रीक साइड की जीत हुई थी। तो अगर हेरोडोटस की बात माने तो एक ही दिन यहां पे बैटल ऑफ प्लेटिया में ग्रीस की जीत हुई और दूसरी तरफ बैटल ऑफ माइकेल में भी ग्रीस की जीत हुई। जो बैटल ऑफ माइकेल में जीत हुई थी उस लड़ाई के बाद जो वहां पे पर्शियन नेवी थी उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और इसीलिए कहा जाता है कि उस दिन बैटल ऑफ प्लेटिया और बैटल ऑफ माइकेल की जीत की वजह से एक झटके में जो सेकेंड इन्वेजन ऑफ ग्रीस था जो जर्सिस ने किया था वो यहां पे आके खत्म हो गया। और इसीलिए बैटल ऑफ प्लेटिया को ग्रेको पर्शियन वॉर्स का आखिरी बैटल माना जाता है। इनफैक्ट ग्रीक्स इसके बाद भी डर रहे थे कि यहां से हमने वापस पर्शियंस को भेज तो दिया है बट शायद से वापस जर्सिस आके हम पे हमला करने की कोशिश करे, पर आगे ऐसा नहीं हुआ। ऑन दी अदर हैंड इन लड़ाइयों में जीत के बाद, चाहे वो सलामीस की जीत हो, चाहे वो प्लेटिया की जीत हो, माइकेल की जीत हो, इन लड़ाइयों में जीत मिलने के बाद ग्रीक सोल्जर्स का मोराल इतना अप हो गया था कि उन्होंने फिर पर्शियन टेरिटरीज पे काउंटर अटैक करना शुरू किया, उनको अपने साथ मिलाने की कोशिश की। अगर आपको ग्रेको पर्शियन वॉर्स के बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको एक बुक रिकमेंड करूंगा। बुक का नाम है 3 एपिक बैटल्स दैट सेव डेमोक्रेसी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये एपिसोड जो था ये मेरे ग्रेको पर्शियन वॉर्स की सीरीज का एपिसोड नंबर 4 था। इस पूरी सीरीज का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। 479 बीसी में ग्रीक्स ने मिलकर पर्शियंस को हरा तो दिया बट ग्रीक्स और पर्शियंस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो उतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। ऐसा नहीं था कि इस इन्वेजन के फेलियर के बाद सारे पर्शियंस ग्रीस से निकल के चले गए। ऐसा भी नहीं था कि जो ग्रीक्स पर्शियन सैट्रैपीज में थे वहां से निकल के पूरी तरह ग्रीस में आ गए। ये दोनों कल्चर्स इतने मिल गए थे आपस में कि दोनों के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स में, मिलिट्री स्ट्रक्चर्स में एक दूसरे का प्रेजेंस था। बहुत सारे पर्शियन आर्मीज में ग्रीक मर्सिनरीज होते थे। सिमिलरली बहुत सारे जब ग्रीक के बीच में आपस में लड़ाई होती थी, उनमें हमेशा मतभेद होते थे, तो उसमें पर्शियंस उनकी आके हेल्प करते थे। और ग्रीक्स में तो आपस में खूब लड़ाई होती थी। इनफैक्ट 431 बीसी में ये जो दो मेजर पावर्स थे, एथेंस और स्पार्टा, इनके बीच में एक बहुत बड़ा सिविल वॉर हो गया जिसमें ग्रीस दो भागों में बढ़ गया। एक भाग सपोर्ट कर रहा था स्पार्टन्स को जो पेलोपोनेशियन लीग थी और दूसरा भाग सपोर्ट कर रहा था एथेंस को जो डीलियन लीग थी। और इस लड़ाई में भी पर्शियंस ने इंटरवीन किया था। ये जो इतना बड़ा सिविल वॉर हुआ था ये 431 बीसी में स्टार्ट हुआ था और 404 बीसी में यानी 27 साल के बाद खत्म हुआ था। इस लड़ाई को पेलोपोनेशियन वॉर कहते हैं। इसमें मैंने अलग से वीडियो बनाया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपने वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस लड़ाई में जीत किसकी हुई थी। अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपको मिलिट्री हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज चेकआउट कर सकते हैं।